हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का पंद्रहवा और आखिरी दिन है जिसमें हम जेएलओ का पेपर 3 2019 का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको दे चुके हैं, जेएलओ राजस्थान के पूरा सिलेबस दे चुके हैं और आज ये भी पेपर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15वां दिन और आखिरी 140 से लेकर आखिरी 150 प्रश्न तक आज एक्सप्लेन कर देंगे। पहला 140वां प्रश्न आज का हम लोगों का है। पूछा गया कि भारतीय साक्षर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उत्प्रेरण धमकी या वचन द्वारा की गई संस्वीकृति विसंगत है। तो उत्प्रेरण धमकी या वचन द्वारा की गई संस्वीकृति धारा 24 साक्षर अधिनियम के अंतर्गत विसंगत मानी जाती है। अगर कोई उत्प्रेरणा द्वारा, धमकी द्वारा या वचन द्वारा आप संस्वीकृति कराते हैं तो ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 कहती है कि ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, मतलब संस्वीकृति विसंगत होगी। कहने का मतलब है 140वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, धारा 24। 141वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए किस अवस्था में संस्वीकृति सिद्ध की जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर संस्वीकृति क्या है, स्वेच्छापूर्ण है और मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है तो ये सबसे अच्छी संस्वीकृति है और बिल्कुल ये सिद्ध की जा सकती है। कहने का मतलब है 141वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ऐसी कोई संस्वीकृति जो स्वेच्छापूर्वक हो और न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो, ऐसी संस्वीकृति सिद्ध की जाती है, की जा सकती है। 141वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, जबकि पहला दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। 142वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो स्वीकृति जो होती हैं, स्वीकृति के बारे में प्रश्न है 142वां। स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं, यही बात सबसे सही है। मतलब पहले ऑप्शन में मौखिक की बात की गई, दूसरे में दस्तावेजी स्वीकृति की बात की गई, तीसरे में मौखिक और दस्तावेजी दोनों हो सकती हैं, ये बात कही गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 142 का। 143वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सह अपराधी की संस्वीकृति ग्राह्य है। तो सह अपराधी की बात हुई है धारा 30 में और ऐसे सह अपराधी की संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य होती है, ये भी बात कही गई है धारा 30 साक्ष्य अधिनियम में, इसलिए 143वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, धारा 30। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 144वां कि हुआ क्या, एक व्यक्ति, कोई घायल व्यक्ति है, वो स्वयं थाने गया और उसने एफआईआर लिखवाई और एफआईआर लिखवाने के बाद वो मर गया, उन्हीं चोटों के कारण वो मर गया। तो पूछा यह गया है कि इन तथ्यों परिस्थितियों में कौन सी इन तथ्यों परिस्थितियों में कौन सी मृत्युकालीन घोषणा है। तो अगर वो व्यक्ति जो एफआईआर दर्ज कराने गया और उन्हीं चोटों के कारण वो मर गया जिस पे उसने दर्ज कराई थी एफआईआर, तो ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं ही मृत्युकालीन घोषणा हो जाएगी, ये बात सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। और अगर बच जाता तो संपुष्टि की जाती उसकी। कहने का मतलब है 144वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं ही मृत्युकालीन घोषणा है। 145वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन मामलों में विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है। तो विशेषज्ञ की राय कभी भी भारतीय विधि के बिंदु पर नहीं ली जाती है, ये हमेशा विदेशी विधि, विज्ञान, कला का प्रश्न या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों के बारे में होती है, जैसा कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में बताया गया है। तो कहने का मतलब है 145वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि भारतीय विधि का बिंदु पर किसी भी विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं होती है, ऐसा धारा 145 में कहा गया है। 145 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 146वें प्रश्न में पूछा गया है कि कब एक अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति विसंगत हो जाती है। कोई भी सुसंगत संस्वीकृति हो वो विसंगत हो जाएगी अगर वो आपने पुलिस ऑफिसर से की है या पुलिस ऑफिसर के समक्ष की है। कहने का मतलब है 146वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है।
147वें प्रश्न में पूछा गया है कि आपराधिक मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त का पूर्व का चरित्र सुसंगत है। तो हम लोगों के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 में कहा गया है कि किसी अभियुक्त का पूर्व का चरित्र जो होता है वो सुसंगत होता है। दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छाशील सुसंगत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है 147वें प्रश्न का। जैसा कि हम बता चुके हैं, जो भी हम वीडियो देते हैं यूट्यूब पे, सब में हैंड रिटेन नोट्स का PDF देते हैं। इस तरह से हमने अभी आपको जो प्रश्न बताए हैं सबका उत्तर इस तरह से हमने हैंड रिटेन नोट्स के फॉर्म में दिया है। जैसा कि अभी हमने लास्ट प्रश्न आपके सामने 147वां बताया, इसमें कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छाशील सुसंगत है। इस तरह से प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं, जिससे आप डायरेक्ट याद कर लें और आपका मैटर तैयार हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। 148वें प्रश्न में पूछा गया कि ये बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए सिवाय। धारा 60 साक्ष्य अधिनियम की कहती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना ही चाहिए। इसमें एक परंतुक है कि विशेषज्ञों की पुस्तकों में जो लिख दिए गए कथन है वो परंतुक में आता है, इसलिए ये अपवाद में आता है, इसलिए सिवाय में आता है। इसलिए 148वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है कि विशेषज्ञों के पुस्तकों में दिए गए कथन के सिवाय सारे मौखिक कथन, चाहे वो अनुसृत साक्ष्य हो, स्वीकृतियाँ हों, ये सारे के सारे साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है 148वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 149वें प्रश्न में पूछा गया है एक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। तो कोई भी साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, अगर वो खुले न्यायालय में कोई चीज़ लिख के देता है तब भी उसके साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा, माना जाएगा। ये बात हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 में बताई गई है, इसलिए 149वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर आखिरी प्रश्न है, हालांकि इसको आयोग ने हटा दिया था, निरसित कर दिया था। प्रश्न ये था कि ये बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 का के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विवादित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सिद्ध किया जा सकते हैं। तो ऐसे विवादित हस्ताक्षर को प्रमाणित करता या करने वाले अधिकारी द्वारा जिसने हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र दिया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा सिद्ध किया जा सकते हैं। ये ऑप्शन सही होता। अगर ये प्रश्न हटाया ना जाता तो 150वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही होता, मगर आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, इसलिए आपको भी इसको अलग से नहीं करना है। इस तरह से 7-8 मिनट में हमने आपको ये पूरा प्रश्न पत्र करके दिखा दिया। इस तरह से सारे प्रश्न हम बता चुके हैं आपको। सारे वीडियो जितने भी आप यूट्यूब पर हमारे वीडियो देखेंगे सब में हैंड रिटेन नोट्स का PDF मिलेगा, इसीलिए अपने सारे साथियों को ये मैटर शेयर कर दीजिए। पूरा सिलेबस हम JLO का पहले ही पढ़ा चुके हैं, JLO राजस्थान का पूरा सिलेबस पढ़ा चुके हैं। हर चीज़ का सिलेबस हमारे YouTube चैनल पर है। चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल जज हो, APO हो, HJS हो, किसी भी स्टेट का हो, सारा मैटर आपको मिल जाएगा। और हमने अपना नंबर यूट्यूब पे अपने चैनल पर अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर 9450770672 दे दिया है। अगर कोई असुविधा हो तो वहाँ हमसे संपर्क कर लीजिए। कोई भी तैयारी आपको करना हो, आपको मैटर पर्याप्त मिल जाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सारी वीडियो के साथ PDF लगा हुआ है हैंड रिटेन नोट्स का, इसलिए आप सारे साथियों को ये मैटर शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।